हेलो छात्रों, विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस फटाफट सीरीज़ में, जहाँ पे हम फटाफट तरीके से मनी एंड क्रेडिट इकोनॉमिक्स का जो आपका चैप्टर है इसे समझेंगे। साहब देखिए, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन उसके बाद भी चाहे छोटा हो या बड़ा चैप्टर हो, मेरा एजेंडा ये रहता है कि हर एक पॉसिबल क्वेश्चन और हर एक पॉसिबल टॉपिक कवर किया जाए। इस चक्कर में फटाफट सीरीज़ की कई वीडियोस 1 घंटा 20 मिनट की भी बनी है, लेकिन हिस्ट्री के वो बड़े बड़े चैप्टर्स जो 3-4 घंटे के, अगर उन्हें 1 घंटे में या 1.5 घंटे में समअप किया जा रहा है तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताई गई हैं। प्लस इस बात का भी खास ख्याल रखा है कि फटाफट बताने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपने शुभम सर का अगर फटाफट का वीडियो देखा है तो उसके बाद अगर आप इन डेप्थ वीडियो नहीं भी देखते हैं तो भी 90% क्वेश्चन, या मैं कहूँगा उससे भी ज़्यादा, कहीं से भी सवाल आए आपको मोर और लेस थोड़ा बहुत कंटेंट या मैटर तो पता होगा क्या लिखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 30 मिनट में पढ़ाने के चक्कर में हम 3 गलतियां कर दे, तो वो आप छोड़िए। खैर, इस वीडियो में ये छोटा सा चैप्टर है तो ये वीडियो मेरा अनुमान है कि इतना लंबा नहीं बनेगा। मनी एंड क्रेडिट, पैसा और कर्जा, ये थोड़े अजीब से शब्द है। एक तरफ पैसे की बात हो रही है, एक तरफ कर्जे की बात हो रही है। देखिए, क्रेडिट शब्द को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, पर आसान भाषा में, सरल साधारण जनसाधारण भाषा में क्रेडिट का मतलब कर्जा होता है। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। ऑल राइट, पहले तो ये चैप्टर पैसे के बारे में बताता है। जो चैप्टर का फर्स्ट हाफ है वो पहले आपको ये बताता है कि मनी एक्ट्स एज, चलिए ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है मैं आपको कहानी बता देता हूँ, फिर पढ़ लेंगे। मनी जो है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, एक माध्यम की तरह काम करता है। जैसे वो एक मीडियम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको, मतलब आप जैसे कोई ब्रिज पार नहीं करते कि बीच में कोई नदी है और आपको इस पार से उस पार जाना है, तो बीच में आप कोई मीडियम, कोई ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, या फिर आप हेलीकॉप्टर से चले गए या फिर नाव से भी चले गए, तो ये नाव, हेलीकॉप्टर, ये सब क्या है, वो या आपने कोई ब्रिज बना दिया है ना, बीच में खाई है उसके ऊपर आपने ब्रिज बना दिया, तो ब्रिज मीडियम है, वो माध्यम है जिसके सहारे आप उस पार चले गए। तो पैसा एक माध्यम है जिसके सहारे लेन देन या डेली ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। डेली ट्रांजैक्शंस एंड ट्रांजैक्शन ऑन एनी लेवल, किसी भी लेवल की ट्रांजैक्शन हो, चाहे कोई बहुत अमीर आदमी कर रहा हो, चाहे किसी देश की सरकार कर रही हो, कोई गरीब मजदूर कर रहा हो, ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, तो पैसा क्या है? एज सिंपल एज दैट, इट इज अ मीडियम ऑफ, आप कह सकते हो, ट्रांजैक्शंस। हाँ, आप कह सकते हो इट इज एन इंटरमीडिएट, या इट इज अ मीडियम, या इट इज अ इंटरमीडिएट कहिए या मीडियम कहिए, साहब सरल मीडियम कह दीजिए। it is a medium of transactions, and money acts as a medium of transactions. It acts as a universal medium of transaction for all transactions in all the cases. हर जगह ये काम होता है। प्लस चैप्टर आपको ये भी बताता है कि भारत में, जैसे देखो, पहले आप मनी के बारे में पढ़ते हो, फिर आप करेंसी के बारे में पढ़ते हो। पैसा क्या है? वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैसा, वो अब पुराने ज़माने में वो बताते हैं कि राजा लोग जो है उनके पास प्रेशियस मेटल के कॉइन्स होते थे। अगर आज से मैं कहूँगा आप 50 साल पहले भी जाएंगे ना, 40-50 साल पहले, तो भी आप पाएंगे कि भारत के गांव में पैसा सबके पास नहीं होता था। मतलब देखिए, ये भूमि वो है जहाँ पे हर किसी के पास अपनी ज़मीन है। अब गांव में भी चले जाएंगे, अपने गांव में तो कोई भूखा नहीं मरता है। मतलब कोई चाहे कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही टूटा फूटा झोपड़ी का घर क्यों ना हो, पर उसके पास अपना खुद का घर है। वो घर जिस ज़मीन पर है वो ज़मीन उसकी है। प्लस कई लोगों के पास अपनी खुद की थोड़ी बहुत और ज़मीन होती है जिसपे खेती करके वो अच्छा खासा अनाज उगाते हैं। तो गांव में शुद्ध वातावरण है, खेती से अनाज आ जाता है ना, घर है, गृहस्थी है, किसी के पास गऊ माता है या भैंस है, तो उससे मतलब बहुत अच्छे से पालन पोषण होता है। अब ये ना समझ के चलिए कि गांव में जो लोग हैं वो कुपोषण के शिकार है, नहीं, वो शहर में लोग ज़्यादा है, क्योंकि शहर में वो प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। शहर में शुद्ध दूध और घी उनको मिलता नहीं है, शुद्ध सब्जियां नहीं मिलती है, वो इंजेक्शन वाली सब्जियां मिलती हैं, तो कैसे करेगा? अब किसान जब अपनी ज़मीन पे अपने घर के लिए उगा रहा है तो उसमें तो इंजेक्शन नहीं मारेगा वो, अरे समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे दूध, दही, फल, सब्जी, ये सब चीज़ें नहीं मिलती इतनी शहर में। तो गांव में सब बढ़िया है। तो आज से 40-50 साल पहले भी आप देखेंगे तो भारत के गांव में आप देखेंगे कि पैसा नहीं होता था लोगों के पास। लोग अनाज दे करके या फिर कुछ बार्टर सिस्टम है ना, बर्तन दे करके कुछ सामान ले लेते थे, कपड़ा दे करके कुछ सामान दे लेते थे, ये होता था। तो पहले बताते हैं कि पहले पैसा सबके पास नहीं होता था। क्यों? पहले जो पैसे होते थे, जैसे कि कॉइन्स, वो प्रेशियस मेटल से बने होते थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फिर वो गुप्ता एम्पायर, और फिर वो जो कुछ मंगोल्स को ही बाद में मुगल्स बोला गया है ना, तो वो लोग भारत में आए थे, उनका कुछ उन्होंने कॉइन्स के फोटोस आपको दिए हैं।
देखिए ये आपको ये बताते हैं कि मनी इंटरमीडिएट की तरह या इट एक्ट्स एज अ मीडियम इन द एक्सचेंज प्रोसेस इन डे टू डे ट्रांजैक्शंस इन ट्रांजैक्शंस ऑफ एनी लेवल, ठीक है। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आपको ये भी बताते हैं द रीजन एज टू व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी इज दैट अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी वांट्स। क्योंकि सभी ट्रांजैक्शंस मनी एक्ट्स एज अ यूनिवर्सल मीडियम, मतलब साहब ऐसा नहीं है कि कपड़ा खरीदने जाओ तो पैसे से मिल रहा है और अगर चावल खरीदने जाओ तो नहीं, उसके बदले में वहां बार्टर सिस्टम चल रहा है, उसके बदले में आपको गेहूं देना पड़ेगा, नहीं, कुछ भी खरीदना है कुछ भी तो उसके लिए पैसा जो है वो लगेगा, ठीक है। सो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट करता है और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह हर ट्रांजैक्शन में एक्ट करता है, ठीक है। साथ ही साथ किताब ये भी कहता है कि करेंसी यानी कि आपके देश में लीगल मनी क्या है, जैसे कि भारत में आप कह सकते हो रुपीस है, यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, आप कह सकते हो ब्रिटेन में पाउंड है ना, यूरोप के बाकी कई देशों में यूरो चलता है, मेरे ख्याल से चाइना में जापान में येन चलता है ना, मतलब अलग अलग देशों में कहीं पे दिरहम चलता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग जो हैं आप कह सकते हो कि करेंसीज है। प्लस किताब ये भी कहती है कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और भारत सरकार का एक कानून है कि रुपीस में की हुई पेमेंट को आप मना नहीं कर सकते, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को रुपीस मत दो, मेरे को तो डॉलर चाहिए, ये चड्डी बेचूंगा जब मैं $4 तुम दोगे, ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक है। तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन है, सो इफ यू आर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन यू कैन नॉट रिफ्यूज, है ना, द इंडियन रुपी, आप इंडियन रुपी को रेफ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऑलराइट, प्लस मनी क्योंकि यूनिवर्सल मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, सो हाउ डैट हेल्प्स, कोई मना नहीं कर पाता और ट्रांजैक्शंस इजीली हो सकते हैं। वो क्यों, वो आपको थोड़ा आगे बताते हैं वो, ठीक है। पहले जब पैसा नहीं हुआ करता था, है ना, जैसे आज से 40-50 साल पहले भारत के गाँव या इनफैक्ट भारत के शहरों में भी आप देखेंगे किसी को कुल्फ़ी चाहिए तो माएँ क्या करती थी, घर से एक मुट्ठी ये दे देती थी, है ना, कि ये अनाज ले जा, और फिर बोलती थी कि भाई और बहन को 2 ले आना, है ना। या फिर अगर 2 लेकर के भी आते थे तो माँ खुद नहीं खाती थी, दोनों हमको खिला देती थी। माँ है ना, ममत्व और ममता का प्रेम तो रह गई। तो पहले बार्टर सिस्टम में ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का एक कॉन्सेप्ट होता है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या कहता है कि दोनों पक्षों को हामी भरनी चाहिए, यानी कि बेसिकली अगर इंग्लिश में साहब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको डेफिनेशन दी जाए तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स स्टैंड्स फॉर द फैक्ट दैट इन ऑर्डर फॉर अ ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस बोथ द पार्टीज मस्ट अग्री एंड एक्सेप्ट द थिंग्स दैट अदर पार्टी इज गिविंग। ये बहुत सिंपल टर्म्स मैंने आपको बताया, आप डेफिनेशन कैसे भी लिख सकते हैं। हिंदी में मैं आपको बताता हूँ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिएगा। हिंदी में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब है जैसे मुझे कुल्फ़ी बेच रहा हूँ, मैं कुल्फ़ी बेच रहा हूँ, आपको कुल्फ़ी चाहिए तो आप अनाज लेकर आए, तो मैं क्या करूँगा, आपका अनाज ले लूँगा, आपको कुल्फ़ी दे दूँगा। बार्टर सिस्टम, पैसा बीच में नहीं लाया, मैंने आपसे एक सामान लिया, आपको एक सामान दिया। लेकिन मैं आपसे अनाज तभी लूँगा जब मुझे अनाज की ज़रूरत है। मान लीजिए आप अनाज लेकर के आए, बोला चाचा एक कुल्फ़ी दे दो, अरे मैं बोलूँ बेटा अनाज तो मेरे पास बहुत है, मेरे खुद के कई बीघा खेत पड़े हैं, अनाज नहीं बर्तन हो तुम्हारे पास कोई तो लेकर आओ, बर्तन या कपड़ा मैं ले लूँगा, उसके बदले में कुल्फ़ी दे दूँगा, अनाज मैं नहीं दूँगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। क्यों? क्योंकि जो मुझे ऑफर हो रहा है, जो उसके पास है ना, वो मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो या फिर कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई सामान चाहिए लेकिन उसे वो सामान देने के लिए मैं जो उसको दे रहा हूँ वो उसको नहीं चाहिए। तो देखिए बार्टर सिस्टम में क्या होता है, लेन देन होता है कि मतलब मैं कोई चीज़, मैं कुल्फ़ी आपको दे रहा हूँ, मैं कोई चीज़ आपको दे रहा हूँ, मैं आपसे अनाज ले रहा हूँ, मैं कोई चीज़ आपको दे रहा हूँ, आपसे कोई चीज़ ले रहा हूँ। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट तभी हो सकता है जब दोनों पार्टी अग्री करे ट्रांजैक्शन के लिए। किसी एक ने भी कह दिया कि नहीं नहीं आप जो चीज़ दे रहे हो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कैन नॉट एग्जिस्ट। ऑल्सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एग्जिस्ट्स ओनली इन दी बार्टर सिस्टम। इंग्लिश में सर कैसे लिखेंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे? थोड़ा आत्मविश्वास रखो, थोड़ा हिंदी को इंग्लिश में खुद ट्रांसलेट करो, सामर्थ्य रखो खुद के आंसर्स लिखने का। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट मतलब क्या? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट refers to the scenario, या refers to a scenario wherein both the buyer and the seller are willing to exchange each other's commodities, है ना। when both of them are willing, in this case double coincidence of want exists। बायर और सेलर जब दोनों अपनी कमोडिटीज, अपनी अपनी चीज़ें एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट कहते हैं। यहीं पे वही लिखा है, बोथ पार्टीज अग्री टू सेल बाय इन ईच अदर्स कमोडिटीज, इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। वो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ चुके हैं एक बार सीबीएसई में, डैश इज वेरी एसेंशियल फॉर बार्टर सिस्टम। सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के बिना बार्टर सिस्टम काम नहीं कर सकता। ऑलराइट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक एसेंशियल फीचर है किसका? बार्टर सिस्टम का। ऑलराइट, माफ कीजिएगा। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? देखिए, आप बैंक में जो भी पैसा रखते हैं, सेविंग्स बैंक में, या तुम अभी सेविंग्स एफडी आरडी इतना मत समझो, बैंक में अकाउंट होता है, बस इतना समझो। बैंक में खाता खोल करके आप उसमें पैसे रखते हैं। घर में कौन पैसा रखता है? मेरी सैलरी मानो 10,000 रुपये है, तो मैं 10,000 रुपये लेता हूँ। अब मैं 10,000 रुपये घर में क्यों रखूंगा? मतलब मेरा घर खर्च मानो 2,000-3,000 रुपये में चल जाता है, 7,000 रुपये में क्या करूंगा? तो मैं बैंक में रख देता हूं कि जब पैसा चाहिए होगा मैं एटीएम से निकाल लूंगा या चेक से पैसा विड्रॉ कर लूंगा, ये सब मैं कुछ कर लूंगा, है ना। घर में पैसा रखने में डर है, उसको संभालना पड़ेगा। आज 7,000 है, अगले महीने 14,000 होगा, उसके अगले महीने 21,000, 28,000, तो पैसा पाइल अप होता रहेगा। तो घर में रखने में डर रहता है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई चुरा सकता है, तो लोग बैंक में पैसा रखते हैं। तो बैंक में आप जो भी पैसा रखते हो, बैंक में पैसा क्यों रखते हैं? उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इतने समझदार आप हो, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल ओवर देयर। बेसिकली डिमांड डिपॉजिट यानी कि बैंक में आप जो भी पैसा रखते हो उस पैसे को ही डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। सो बेसिकली यू कैन से दैट द इन्वेस्टमेंट या द मनी दैट द यूजर्स पुट इन द बैंक अकाउंट्स, इट इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोलते हैं? बिकॉज यूजर्स कैन विड्रॉ या पीपल कैन विड्रॉ दिस मनी एज पर देयर डिमांड। मैंने 7,000 रुपये मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर दिए, फिर मुझे याद आया कि नहीं, मेरे को मेरे बेटे चंदू के लिए जो है उसके लिए नए कपड़े लेने हैं, तो मैं 2,000 रुपये लेकर के आ गया अकाउंट से। मेरे को ज़रूरत है, मैं बोलूँगा मेरे अकाउंट में 7,000 है, उसमें से बैंक 2,000 रुपये मेरे को दो, तो मैं जाके पैसे ले आऊँगा, एटीएम से निकाल लूँगा या चेक से ले लूँगा, तो 2,000 रुपये मैं ले लूँगा, फिर भी मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये बचेंगे। तो जब भी मुझे डिमांड है, कभी ऐसा होगा कि मुझे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, मैं बोलूँगा मेरा ये अकाउंट तो, मेरे तो और 4 बैंक में अकाउंट है, मैं 7 के 7,000 रुपये निकाल के वो अकाउंट भी बंद कर सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो भी पैसे आपने बैंक अकाउंट में रखे हैं, ताकि आप जो है कभी भी एज पर योर डिमांड, एज पर योर नीड, योर कन्वीनियंस, यू कैन विड्रॉ दैट मनी, उसी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है। चेक क्या होता है? चेक इज अ पीस ऑफ पेपर, या मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूंगा, मैं कहूंगा इट इज अ लीगल पीस ऑफ पेपर, या इट इज अ लीगल पेपर, लीगल टेंडर है, इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम अ पर्सन's अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक इज ड्रॉन। डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रॉम द पर्सन's अकाउंट इन हुज चेक, हु गिव द चेक टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक इज ड्रॉन। देखिए, हिंदी में समझ के अपने हिसाब से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कीजिए। साहब, चेक क्या होता है? मतलब चेक बेसिकली एक लीगल पीस ऑफ पेपर है, जिससे क्या होता है, जो चेक दे रहा है उसके अकाउंट से जिसको चेक दे रहा है उसको पैसे चले जाते हैं। सो बेसिकली अ चेक इज अ लीगल पीस ऑफ पेपर थ्रू विच, अब साहब साधारण इंग्लिश से, हम कोई ऑक्सफोर्ड से थोड़ी पढ़ के आए हैं। देखो, ये बात हमेशा याद रखना, आंसर लिखने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूं जो कायर हैं, वो इतने कायर है कि वो खुद के पॉइंट्स लिखने से ही डरते हैं। वो उतना डरिए मत आप, ठीक है। आप इस चीज को समझिए। व्हाट इज चेक? अ चेक इज अ लीगल पीस ऑफ पेपर, है ना, या इट इज अ लीगल टेंडर। टेंडर कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। इट इज अ लीगल पीस ऑफ पेपर एज पर विच a certain amount of money is taken from the giver's account to the person in whose name the check is drawn। यानी कि जो चेक दे रहा है कि a check is a legal piece of paper, as per which, according to which, the person issuing the check from his account, a certain amount of money is given to the person in whose name the check has been issued। ठीक है साहब, सीधी सी बात है। प्लस आपके बुक में एक इमेज दी हुई है, उसको मैं थोड़ा सा रिक्रिएट कर देता हूं, ताकि उससे जुड़ा अगर कोई सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है ना, आप में से कई स्टूडेंट्स हो सकता है जो एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं, तो उसमें आपको मदद मिल जाए। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैं डायग्राम बनाऊंगा। देखिए, यहाँ चेक होता है। इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप सबको है कि यहाँ पे जिसको आप चेक दे रहे हो, किसी कंपनी को तो उस कंपनी का नाम लिखिए, किसी आदमी का तो उस आदमी का नाम लिखिए। याद रखिएगा, जिस नाम से आपका बैंक अकाउंट है वही नाम आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको सब लोग गांव में पप्पू बुलाते हैं, पप्पू पप्पू पप्पू।
पप्पू ने आपसे 10,000 रुपये मांगे, आपने पप्पू को पप्पू शर्मा 10,000 लिख के दे दिया तो नहीं, पप्पू का बैंक में अकाउंट होगा तो पप्पू ने पप्पू नाम से अकाउंट थोड़ी खोला होगा, उसके आधार कार्ड है ना, वोटिंग कार्ड पे मानो प्रवीण नाम लिखा है तो आपको प्रवीण नाम से चेक काट करके उसको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे वही नाम लिखा होना चाहिए, आप जिसको भी चेक दे रहे हैं उसका बैंक अकाउंट जिस नाम से है वो नाम यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पर कहीं अमाउंट लिखा होता है, यहाँ पे अमाउंट ही होता है लेकिन वर्ड्स में लिखा होता है 5,000 तो 5,000 ओनली, यहाँ साइन होता है। खैर मेन चीज़ आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्या, जैसे यहाँ पे चेक के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप ऐसे एरो बना देते हैं, ऐसे 2 लाइन खींच देते हैं और इसके ऊपर अकाउंट पेई है ना, या फिर अकाउंट पेई नहीं लिखते हैं, सिर्फ 2 लाइन भी बना देते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि अब मानो मैंने प्रवीण को, पप्पू को ये चेक दे दिया तो पप्पू ये पैसा कैश नहीं निकाल सकता, वो बोलेगा देखो मेरे को चेक दिया बैंक वाले, मेरे को 10,000 रुपये कैश दे दो, नहीं, बोलेगा सर इस पे 2 लाइन मारी हुई है साइड में तो ये मैं कैश नहीं दे सकता, मैं आपके अकाउंट में ये 10,000 रुपये डाल दूंगा। तो अब क्या होगा, अकाउंट ट्रांसफर कंपलसरी हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि तुमने पप्पू को चेक दिया, पप्पू चेक लेके जा रहा है, अब एकाएक क्या है, गलती से पप्पू तो ना वो डांस करने के चक्कर में पप्पू से चेक गिर गया, अब किसी और ने वो चेक उठा लिया और फिर वो मतलब धोखे से मतलब कैसे भी उसने पैसे निकाल दिए तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ये लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, अब ये पैसा कोई कैश नहीं निकाल सकता है, किसी ना किसी के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो खैर आप इतना समझिए, 2 लाइनों का मतलब इसके ऊपर अकाउंट पेई या अकाउंट पेई नहीं भी लिखा है, 2 लाइन का मतलब है कि यू कैन नॉट एनकैश इट, कैन दिस चेक इज ओनली सुटेबल फॉर अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है, साथ ही साथ और कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि चेक के ऊपर ही नीचे की तरफ, चेक के ऊपर ही बहुत सारे डिटेल्स लिखे होते हैं। याद रखिए सीबीएसई इस तरीके का सवाल आपसे पूछ सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज मेंशन्ड ऑन अ चेक लीफ, तो चेक के ऊपर कौन कौन से डिटेल्स मेंशन्ड होते हैं, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट मेंशन्ड ऑन अ चेक लीफ। चेक के ऊपर ऑलमोस्ट सारी जानकारी मेंशन होती है, मैं आपको एक लिस्ट बना के बता देता हूं। जैसे आपका अकाउंट नंबर क्या है वो मेंशन होगा, चेक नंबर भी एक होता है कि कौन सा चेक नंबर है वो भी यहाँ पर होगा। ठीक है, प्लस आपका बैंक का नाम, ठीक है, आप लिख सकते हो बैंक्स नेम, आपका बैंक का नाम कौन सा है, प्लस कई बार बैंक का ब्रांच कौन सा है, प्लस IFSC कोड, यानी कि आप बेसिकली इतना याद रखिए, अकाउंट नंबर, चेक नंबर, बैंक नेम, बैंक ब्रांच, इतना याद रखिएगा। इसके अलावा बैंक से जुड़ी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी होती है। तो CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में चेक की फोटो दे करके या बिना चेक की फोटो दिए डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स इज नॉट मेंशन्ड ऑन अ चेक लीफ, ऑन अ चेक। तो ऑप्शन दे देंगे अकाउंट नंबर, चेक नंबर, बैंक्स नेम, फोन नंबर, तो उसमें आप फोन नंबर को टिक कर दीजिए, फोन नंबर नहीं लिखा होता है। ठीक है, ये कुछ जानकारी है जो चेक के ऊपर होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है और उसका क्या रोल है। सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज द बैंक ऑफ बैंक्स। Some people also call it the mother of all banks, but I think the statement which is really true and which is really famous and sticks all together, it is the Bank of Banks. So Reserve Bank of India is the Bank of Banks. It is the Central Bank of India. ठीक है, Central Bank of India, it is a bank of bank. Its function is to supervise the functioning of all other banks, है ना। Reserve Bank of India makes the policies for all the banks, है ना, सुपरवाइज करता है उनके फंक्शनिंग को, पॉलिसीज बनाता है, बैंक ऑफ बैंक्स है। बैंक को अगर लोन चाहिए, आपको लोन चाहिए तो आप बैंक के पास जाते हो, बैंक को लोन चाहिए तो बैंक किसके पास जाएगा, बैंक जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर एक और बड़ी जिम्मेदारी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है। ठीक है, इशूज ऑल दी करेंसी, जितनी भी करेंसी आपके देश में सर्कुलेट हो रही है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही इशू करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। हाँ, और साथ ही साथ एक और चीज, पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI, लास्ट लाइन देखिए, ऑन हाउ मच दे आर लेंडिंग एंड टू हुम एट व्हाट इंटरेस्ट रेट। ठीक है, देखिए बैंक्स की फंक्शनिंग का भी एक विधान होता है। ठीक है, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक जो है वो ये कहती है कि देखो बैंक जो है, बैंक पैसा कैसे कमाते हैं साहब, तो बैंक पैसा कमाते हैं कर्जा देने से। ठीक है, जैसे बैंक के पास अगर 100 रुपये आया तो उसमें से 85 रुपीज़ बैंक कर्जे में दे देते हैं।
तो बैंक्स, हाउ डू बैंक्स अर्न मनी, अगर ऐसा आपसे वो सवाल पूछते हैं या अगर आपसे डायरेक्ट पूछते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, हाउ डू बैंक्स फंक्शन, तो आप लिख सकते हैं पहले तो कि ऑल द बैंक्स इन इंडिया सुपरवाइज्ड बाय द आरबीआई एंड ऑल द बैंक्स फंक्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आरबीआई। प्लस बैंक के फंक्शनिंग का एक सीधा सरल मॉडल क्या है आपके चैप्टर के हिसाब से, कि बैंक के पास जितना भी पैसा आया, बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है, मेरे और आपके जैसे लोग 10-20 हज़ार रुपये, साहब हम 10 हज़ार रुपये कमाते हैं, 3 हज़ार में हमारा घर चल जाता है, 7 हज़ार रुपये हमने बैंक में डाल दिए। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, 10 हज़ार रुपये कमाने वाला, 10 करोड़ रुपए कमाने वाला, सबका किसी ना किसी बैंक में बैंक अकाउंट तो होता ही है। तो लोग ही अपना पैसा, जो अकाउंट में पैसा डालते हैं, लोग ही पैसा बैंक को देते हैं, ठीक है। तो बैंक लोगों से पैसा कमाता है, जितना भी पैसा बैंक के पास आता है उसमें से 85% ये लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, कम दे सकते हैं। खैर तुम ज़्यादा कम में मत पड़ो, जितना भी पैसा बैंक के पास आता है उसमें से 85% पैसा बैंक लोन देने में दे देता है। कि मतलब कोई कार लोन लेने आता है, कोई बोलता है कि मेरे को घर लेना है तो मेरे को 40 लाख रुपए दे दो, मैं हर महीने 50 हज़ार का किस्त कटवा के तुमको दे दूंगा, है ना। कई लोग फ़ोन पे भी मतलब लोन पे भी फ़ोन लेते हैं, ठीक है। प्लस किसी को बिजनेस करना है तो बैंक से लोन ले लिया। तो जितना भी पैसा बैंक के पास है उसमें से 85% बैंक लोन दे देता है, सिर्फ 15% पैसा अपने पास रखता है कि कल को जैसे मेरे 7 हज़ार रुपये बैंक में है, मेरे को मेरे लड़के को शॉपिंग कराना है तो उसके कपड़े लेने 2 हज़ार रुपये दे दो, तो कल को बैंक बोले नहीं पैसा तो नहीं है, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो कस्टमर्स को डे टू डे जो विड्रॉ करना होता है उसके लिए 15% पैसा ही बैंक अपने पास रखते हैं। प्लस बैंक पैसा कैसे कमाते हैं, जो लोन उन्होंने दिया है उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे मैं 1 लाख रुपए लोन दूंगा तो वो मुझे 1.5 लाख रुपए या 1,30,000 40,000 रुपए देगा, तो 30,000 40,000 रुपए बैंक की कमाई है, बाकी आपका पैसा तो एक टाइम के बाद वापस आ ही जाता है। क्योंकि कोई भी लोन ले रहा है तो वापस तो करेगा ही, पैसा लेके भाग जाएगा विजय माल्या जैसा तो वो अलग बात है, ठीक है। तुम यहाँ ध्यान दो, तो बैंक इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। प्लस आरबीआई का क्या है, सुपरवाइज करता है, ठीक है, इशू करता है करेंसी को, इट इज़ द बैंक ऑफ बैंक्स। प्लस आरबीआई बैंक्स के लिए पॉलिसीज बनाता है। प्लस हम ये भी देखते हैं कि बैंक्स की जिम्मेदारी है कि वो आरबीआई को क्या करे, है ना, सबमिट करे इंफॉर्मेशन कि अब तक मैंने कितने लोगों को लोन दिया है। क्योंकि आपका चैप्टर ये कहता है कि बैंक्स, आरबीआई ये भी देखता है कि जैसे ये बैंक है, ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ उद्योगपतियों को लोन दे रहा है, बिजनेसमैन को लोन दे रहा है, आपको गरीब लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को भी लोन देना है। कल को मैं जाऊंगा कि साहब मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस का आइडिया है, कुछ अगर मेरे को पैसे मिल जाते, 5 लाख रुपए भी मिल जाते ना, तो मैं अपना बिजनेस कर लेता। और बैंक बोलता कि नहीं तुम तो मिडिल क्लास हो, तुम तो 10 हज़ार रुपये महीना कमाते हो, तुमको कैसे, हम नहीं देंगे लोन, है ना सर, लेकिन मैं अपना घर या मेरे गांव की ज़मीन में गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, अगर सर नहीं होगा तो आप बेच के ले लेना, कुल है ना 1 करोड़ की ज़मीन है सर, फ़र्क नहीं पड़ता, तुम गरीब हो, तुमको लोन नहीं देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बैंक को इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम सबमिट करनी पड़ती है, उन्होंने कितने लोगों को लोन दिया, और ऐसा तो नहीं कि 85% से ज़्यादा पैसा बैंक खर्च कर रहे हैं लोन देने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट मतलब क्या है, द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी बिटवीन 2 पार्टीज। ऐसे तो क्रेडिट का मतलब मैंने कर्जा बताया था, और सही मायनों में क्रेडिट का मतलब कर्जा ही होता है, लेकिन बुक के हिसाब से बोरोइंग एंड लेंडिंग, ठीक है, पैसा लेना और पैसा देना, ये दोनों क्रेडिट का ही पार्ट है, ठीक है। कई बार आप क्रेडिट लेते हो, देखो क्रेडिट का मतलब होता है कर्जा, तो सर यहाँ पे दोनों कैसे लिखा है, देखो क्रेडिट का मतलब कर्जा होता है, कर्जा तो लिया भी जा सकता है, कर्जा तो दिया भी जा सकता है ना। ऐसा तो नहीं कि कर्जा सिर्फ लिया जाता है, तुम कल को अगर अमीर बन गए, तुम किसी को कर्जा दे भी सकते हो। तुम्हारा कोई यार दोस्त आए कि यार तुम तो करोड़ों रुपए कमाते हो, मेरे को यार 10 लाख रुपए दे दो, मेरा कुछ काम है ना, मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, मेरे को अर्जेंटली कुछ 10 लाख रुपए दे दो, मैं बाद में दे दूंगा। तुमने उसको 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, ठीक है, तो ये 10 लाख ज़्यादा हो गया, तो मानो कोई 10,000 रुपये मांगता है, तुमने दे दिए, ठीक है। तो कर्जा दिया भी जा सकता है, लिया भी जा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने क्रेडिट मतलब कर्जा बताया था और यहाँ पे लिखा है कि एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग, है ना, दोनों, कर्जा लिया भी जा सकता है, दिया भी जा सकता है, ठीक है। सो क्रेडिट मीन्स इट इज़ अ ब्रॉड एक्टिविटी कंप्राइजिंग ऑफ बोथ लेंडिंग एंड बोरोइंग। अपनी इंग्लिश के हिसाब से इट इज़ द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग मनी इज नोन एज क्रेडिट, ठीक है। कोलैटरल क्या होता है, जो चीज़ आप गिरवी रखते हैं साहब एज अ गारंटी, और साथ ही साथ कोलैटरल का ये भी विधान है कि इन केस द बोरोअर
लेंडर कौन होता है? कर्जा देने वाला। बोरोअर कौन है? कर्जा लेने वाला। सो इन केस द बोरोअर जिसने कर्जा लिया है इज अनेबल टू पे द लोन, द लेंडर हैज द राइट टू क्लेम द कोलैटरल। ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, अलग अलग चीजें हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, जमीन हो सकती है, बैंक में आपका कोई डिपॉजिट होगा, लाइफ स्टॉक यानी कि गाय भैंस भी महंगी बिकती हैं, वो भी लोग ले जाते हैं। ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि किन शर्तों पर आपने लोन दिया है। ठीक है, या लोन देने के इंटरेस्ट रेट क्या है, कोलैटरल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। देखिए, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है कि आज भी रूरल एरियाज में माफ कीजिएगा अगर मैं ठीक से उच्चारण नहीं कर पाया, अर्बन एरियाज होती है और रूरल एरियाज होती हैं। अर्बन एरियाज यानी कि शहर और रूरल एरियाज यानी कि गांव गृहस्थी। तो अभी भी रूरल एरियाज में या भारत इंडियन विलेजेस में डिपेंडेंसी ऑफ लोन इनफॉर्मल सेक्टर पे ज्यादा क्यों है? एक फॉर्मल सेक्टर होता है क्रेडिट कर्जे के लिए, कर्जा लेने के लिए, एक इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर यानी कि जैसे बैंक हो गया, कोई कोऑपरेटिव हो गया, कोई कंपनी हो गई जिससे आपने लोन ले लिया। अलग अलग कंपनीज भी लोन खोलती है, जैसे मुथूट फाइनेंस जो गोल्ड लोन देती है, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो गोल्ड लोन देती है। ठीक है, तो साहब आपने किसी कंपनी से लोन लिया, किसी बैंक से या कोऑपरेटिव से लोन लिया तो फॉर्मल है वो, किसी आपने एजेंसी से या बैंक से लोन लिया है वो फॉर्मल सेक्टर में आता है। इनफॉर्मल सेक्टर में आपने किसी दोस्त यार या गांव के किसी जमींदार, सेठ जी, साहूकार से लोन लिया तो इनफॉर्मल में आता है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मैं कहूँगा 10 में से 6 बार तो पूछा ही जाता है, इस बार भी जबरदस्त संभावना है पूछे जाने की कि रूरल एरियाज में डिपेंडेंसी ज़्यादा क्यों है इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन के ऊपर। तो उसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे पहला, ध्यान दीजिए। ठीक है, याद रखिए मैं लिख नहीं रहा, पर आप वीडियो कभी भी पॉज कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पेन और कॉपी साथ में लेकर के वीडियो देख रहे हैं। सो डिपेंडेंसी ज़्यादा क्यों है गाँव के इलाकों में इनफॉर्मल सेक्टर्स ऑफ लोन के ऊपर? पहला आप कह सकते हो कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स या लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक ज़्यादा नहीं है। शहरों में एक शहर में 4 बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक का ब्रांच है, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है, एचडीएफसी ने भी खोल के रखा है। तो मतलब शहर में एक स्टेशन के पास ही आपको 3-4 बैंक दिख जाएंगे। गांव में ऐसा नहीं है, गांव में 4 गांव छोड़ के जाओगे तो वो जो जिला है या फिर आप कह सकते हो कोई बहुत बड़ा मार्केट होगा, कहीं बाजार लगता होगा, वहां कोई एक बैंक होगा। गांव क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं तो हर गांव में बैंक है नहीं, 8-10 गांव छोड़ करके कि कहीं बैंक होता है। नहीं तो वर्स्ट केस सिनारियो में बैंक आपको देखना है तो कोई बहुत बड़ा शहर या रेलवे स्टेशन के पास जाओ तब आपको बैंक मिलेगा, और गांव तो अंदर अंदर तक है काफी। तो बैंक बहुत दूर दूर है, तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स या अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैंक। दूसरा क्या होता है, पीपल आर अनएजुकेटेड, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सो दे आर अनेबल टू डू द डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। तीसरा एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, लोग अपने गांव के जमींदार पे या रिश्तेदार पे पैसा लेने में ट्रस्ट करते हैं या उसको पैसा देने में भी ट्रस्ट करते हैं कि कल को साहब मतलब क्या पता है ना, इसको तो हम जानते हैं है ना, ये भाग नहीं सकता, या मैं किसी से पैसा ले रहा हूँ तो ये जमींदार साहब है, ये कम में दे भी देंगे, बैंक वाला तो वो 10 पेपर बताएगा, ये करो वो करो, आधार लाओ, पैन लाओ, फॉर्म ही भरते रहो, बैंक भी इतना दूर है। तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं बैंक को, जबकि जमींदार को ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उनकी पीढ़ियों से उसी गाँव में जमींदार रह रहा है और ये भी पीढ़ियों से उसी गाँव में। तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैंक, डॉक्यूमेंटेशन का इशू आता है बिकॉज पीपल आर नॉट दैट एजुकेटेड, ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, लैक ऑफ कोलैटरल होता है। बैंक आपको अक्सर कई बार लोन नहीं देता कि आपके पास कोलैटरल नहीं है, आप कुछ गिरवी नहीं रख रहे साहब। प्लस क्या होता है यहाँ पे कि सेठ जी लोन दे भी सकते हैं कि अगर आप एक ही गांव के हो, वो आपके दादा परदादा बहुत समय से आपके परिवार को जानते हैं, तो दे देगा कि कहाँ अपना खेत बाड़ी छोड़ के, घर छोड़ के कहाँ भागेगा, कर्जा दे दो, है ना। या 1 लाख का कर्जा दे रहा है तो 25,000 का गहना रख के भी वो दे सकता है। ठीक है, बैंक बिल्कुल नहीं देगा। बैंक की एक पॉलिसी होती है कि 1 लाख का लोन ले रहे हो तो कम से कम 75,000 या 1 लाख का आपको कोलैटरल रखना ही पड़ेगा, तभी हम आपको लोन दे सकते हैं। इसलिए भारत सरकार ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जिससे कि गरीब लोगों को लोन मिले बिना कोलैटरल के, बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं, ठीक है, वो आप ये क्वेश्चन पक्का प्रिपेयर कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन है, मोड ऑफ रीपेमेंट, किस तरीके से रीपे करोगे, ये सारी चीज़ें टर्म्स ऑफ रीपेमेंट है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में पहले ही आपको बता चुका हूँ, बैंक और कोऑपरेटिव ये सारे हैं। एक पॉइंट जो मैं भूल गया था कि फॉर्मल सेक्टर ज़्यादा ट्रस्टवर्दी क्यों है,
क्योंकि आरबीआई इसको सुपरवाइज करता है। चाहे कोई बैंक हो या चाहे कोऑपरेटिव हो, ऑल दी फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स आर सुपरवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई सुपरवाइज करता है इनकी फंक्शनिंग को। इनफॉर्मल सेक्टर में इनकी फंक्शनिंग को कोई सुपरवाइज नहीं करता। आप आरबीआई के पास जा भी नहीं सकते, पुलिस केस कर दो अगर कोई आपको पैसा नहीं दे रहा है तो आरबीआई कुछ नहीं कर सकता। फॉर्मल सेक्टर में आप आरबीआई की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन्स को आरबीआई सुपरवाइज करता है, इनफॉर्मल को नहीं। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप हैज 15 to 20 मेंबर्स यूजुअली बिलोंगिंग टू नेबरहुड। देखो कई बार क्या होता है कि लोगों को बैंक से लोन नहीं मिल पाता, कि चलो सरकार ने पॉलिसी निकाली है कि कोलैटरल नहीं है, कुछ गिरवी मत रखो, फिर भी बैंक लोन दे देगा, है ना। जमींदार जो है साल का 24% या 20%, 12 कम से कम 18 या 12% इंटरेस्ट लेता है। मानो जमींदार साल का 12% इंटरेस्ट लेता है, बोलता है 1 महीने का 1% इंटरेस्ट तो लूँगा, साल का 12% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बैंक जो है वो 6% पे दे देगा। अगर इंटरेस्ट रेट 9% चल रहा है तो गाँव में खासकर किसानों के लिए या बाकी लोगों के लिए, गरीबों के लिए जो स्कीम निकलती है खासतौर पे किसानों के लिए, उस पर 9% से ब्याज दर घटा करके 5 या 6% कर दिया जाता है। अब इससे अच्छा क्या मिलेगा कि आप 100 रुपये का कर्जा ले रहे हो और आपको बस 105 या 106 रुपये देने हैं। ठीक है, बाकी जगह 112 रुपये दो, 118 रुपये दो, 124 रुपये दो, कैसे दोगे आप, है ना। तो अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, हाँ कई बार क्या होता है, हालांकि गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है पर फिर भी लोग, कोलैटरल नहीं चाहिए, फिर भी लोग जो है बैंक से लोन नहीं ले पाते। क्यों? कम पढ़े लिखे हैं ना, डरते हैं कि यहाँ वहाँ अंगूठा लगा दो, समझ नहीं आता पेपर वर्क। प्लस अगर जमींदार से लोन लेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम है, वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा, कुछ गलती करेंगे तो मारपीट करेगा, कुछ भी कर सकता है कल को, है ना। बैंक में तो चलो ये होता है कि साहब मैं आपका कर्जा नहीं दे पाया, आप मुझे 2 महीने का टाइम दो, तो बैंक पहले नोटिस भेजेगा 2-4, नोटिस भेजने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, फिर वो तुम्हारा जो सामान तुमने गिरवी कुछ रखा होगा तो उसको, अब जमींदार के यहाँ कुछ नहीं है, 2 दिन लेट करो तुम्हारे गहने वापस नहीं करेगा, कुछ भी हो सकता है। तो लोग क्या करते हैं, डर के मारे खुद ही एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं खुद की मदद करने के लिए। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब आप ये कह सकते हो कि जैसे 15-20 ऑटो वाले साथ में आ गए, वो बोले कि साहब हम सब जो है करीब 30,000 रुपये महीने का कमा लेते हैं, हम सब हर महीने 2-2 हज़ार रुपये डालेंगे। तो 20 ऑटो वाले हैं या मानो 15 ऑटो वाले हैं, 2-2 हज़ार रुपये डाले तो महीने का 30,000 रुपये उनका हो गया। ऐसे 5-6 महीना साहब चलता रहा, 1,80,000 रुपये करीब, 2 लाख रुपये करीब उन्होंने जमा कर लिए। और एकाएक किसी को लगा यार थोड़ी सी मेरी बीवी की तबीयत खराब है, उसके इलाज में 50,000 रुपये एकदम से मैं कहाँ से लाऊं, तो आप मेरे को यहाँ से लोन दे दो, मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले वो 20 लोग बोलते हैं ठीक है तू ले जा। तो 2 लाख में से 50,000 गया, फिर भी उनके पास 1.5 लाख रुपए है, किसी और की कोई छोटी मोटी ज़रूरत है तो पूरी हो सकती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जहाँ पे लोग अपने पैसे को पूल करते हैं। हालांकि इसमें आप ध्यान रखिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक ये कहती है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में 2,000 रुपये एक महीना, मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मतलब गाँव की औरतें, कई लोग जो सिलाई कढ़ाई करती हैं, ये लोग 15-15, 25-25 रुपये। साहब जीवन में ना संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी होता है। जिसकी भावना मर गई ना वो मनुष्य मर गया, ये बात आप हमेशा याद रखना। जिस दिन आप देख रहे हो कि कोई गांव की औरतें हैं, ठीक है, पढ़ी लिखी नहीं है पर फिर भी घर में मार खा करके या कैसे भी, मतलब डांट सुन करके पति की, या वो कैसे भी अपने बच्चे को या अपनी बेटी को भेज रही है पढ़ने, कि जो मेरे साथ हो रहा है मेरी औलाद के साथ ना हो। ऐसी चीज़ें देख करके आपकी आंखों के सामने अगर आपका दिल नहीं पसीचा तो तुम क्यों देख रहे हो वीडियो? तुम छोड़ के चले जाओ, मेरा ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक में लिखा है कि चैप्टर में क्या क्या है, आप दूसरों के दुख को नहीं समझ सकते तो तुम्हें तो जीवन में दुख होगा, और किस मुंह से उम्मीद करोगे कि कोई तुम्हारी मदद करे। आपका चैप्टर ये कहता है कि गांव में कई औरतें सिलाई कढ़ाई करती हैं, कुछ अचार बना के बेचती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, 15-20 रुपये, वो भी कभी कभी नहीं बचा पाती हैं कि बच्चे को चॉकलेट खिलाना है तो दे दो। वो माँ है ना, वो सोचते होंगे कि स्टेशन से अगर घर आना है तो 20 रुपये कौन देगा, पैदल आ जाते हैं, रास्ते में कुछ ले लेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है साहब। 15-20 रुपये तुमको लगता होगा, मैं भी सोचता था, मैं कभी कभी सोचता हूँ 15-20 रुपये में क्या होगा, लेकिन सोचती हूँ कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। 15-20 रुपये दिन का बचा रही हैं, अगर तुम रोज 20 रुपये भी बचाते हो तो भी महीने में कितना होगा, तो महीने में 500-600 रुपये कुछ होंगे। और हर महीने हर दिन तुम 20 रुपये बचाओगे इसकी भी गारंटी नहीं है, तो महीने के दिन के 15-20 रुपये भी वो बचाती हैं, 10-15 औरतें मिल करके।
500-500 रुपये हर औरत ने बचाए भी तो भी 10 औरत मिलके भी 5,000 रुपये होंगे। 5,000 रुपये मतलब किसी के घर में कुछ इमरजेंसी आ गई तो 5,000 से क्या मदद मिलेगी, परंतु फिर भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ती। ये कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ कि आप इमोशनल हो जाए, उन औरतों का दर्द समझे, नहीं कि तुम उन गृहिणियों से सीखो कि वो महीने का 10 औरतें मिलकर के महीने का 5,000 रुपये बचाती हैं। 5,000 रुपये क्या, किसी का पति या किसी का बेटा बीमार हो गया, 5,000 रुपये तो 2-3 ट्रिप में डॉक्टर ले लेता है, लेकिन उनको पैसा पूरा नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो प्रयास करना नहीं छोड़ती। वो औरतें ये सोच करके नहीं बैठ जाती कि हम क्या सोच करके पैसा बचा रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 5,000 या 6,000 रुपये बचा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा उससे कुछ होगा नहीं तो इससे अच्छा छोड़ो, पैसा क्या बचाना है, अपने घर में ही रखो। नहीं, वो प्रयास करना नहीं छोड़ती है। तो जीवन में संघर्ष करना, अरे हम अक्सर पढ़ते हैं कि छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है 100 बार फिसलती है किंतु हिम्मत नहीं हारती। यही चैप्टर है, क्या तुम बकवास पढ़ने आए हो यहाँ पे? यही है इस चैप्टर में। हम जब अक्सर पढ़ते थे कि छोटी चींटी जो है दाना लेके चढ़ती है, 10 बार गिरती है पर हिम्मत नहीं हारती, मुझे भी ये कहानी पढ़ के लगता था क्या बकवास कहानी। हाँ, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमको जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यही सिखाती है कहानी। लेकिन कभी इस कहानी को मैं महसूस नहीं कर पाया, पर जब इन औरतों को देखता हूं, इनकी कहानी को देखता हूं, तो महसूस कर पाता हूं कि जीवन में इन्होंने बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाए, पैसे बचाने की लाख कोशिशें की पर पैसे बचे ही नहीं। क्यों? कमाती ही कितना है, बचाएंगी क्या उसमें से? घर का खर्च भी कभी कभी इन्हें चलाना पड़ता है, परंतु इन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा, संघर्ष करती रही। इसलिए इस सभ्यता में देवताओं से अधिक देवियां हुई है। पूत कपूत सुना है लेकिन माता नहीं कुमाता। मां का या स्त्री का स्थान ऊपर है। हम उतने भी मॉडर्न अभी नहीं हुए हैं कि लड़का लड़की साथ में जो है कुछ भी किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कोई किसी को कुछ भी बोल देता है, कोई मान मर्यादा लाज नहीं है। वैसा भी समाज नहीं बनना है, और मेरे स्टूडेंट्स तो कम से कम वैसा समाज नहीं बनाएंगे। अरे हंसी मजाक करना, साथ में बैठना उठना हम समझते हैं, खेलना, एक दूसरे को चिढ़ाना समझा जा सकता है, परंतु एक निजी सम्मान सदैव स्त्री और पुरुष के बीच में एक दूसरे के लिए होना चाहिए। इस सम्मान से ही समाज की स्थापना होती है। जिस समाज में सम्मान नहीं है वो वही समाज होगा जो आगे चल के कहीं भी चले जाएगा। समझ रहे हो? तो साथ में हंसना खेलना, कभी कभी धक्का मुक्की करना, ये सब कुछ सही है, पर किसी के दुख को इग्नोर कर देना ये सही नहीं है। ठीक है, इस सभ्यता में हम ये नहीं कहते कि तुम यही बनो उसके लिए धर्म के, तुम कोई बहुत बड़ा धर्म के आचार्य बन जाओ फिर तुम ये हो जाओगे, नहीं, है ना। तुम पूजा पाठ करो, है ना, तो तुम उसका दुख समझ सकते हो, तुम उसको पैसा दे दो, कोई अगर गरीब है तो तुम पैसे से उसकी मदद करो तो सही है। नहीं, हम क्या कहते हैं, रोता है यदि वो तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है। नहीं, तुम कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान करो, तुम यज्ञ करो, तुम लाखों रुपया खर्चा करके लोगों को खाना की भंडारा वगैरह कराओ, तुम भजन कीर्तन करो तो यही भजन है। अरे भजन ये थोड़ी है, हमने तो यही कहा हमेशा, कहीं देख दुखिया यदि दुखी तेरा मन है, कहीं देख दुखिया गर दुखी तेरा मन है, यही तो भजन है ना। रोता है यदि वो तेरे मन में रुदन है, यही तो भजन है ना, यही भजन है। आपके देश पर लोगों ने हमले किए, लाखों साल हमले किए साहब। मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इतनी महान सभ्यता में हार कैसे गए, तो मैं उन्हें कहता हूं हम हारे इसलिए क्योंकि हर कोई आ जाता था मुंह उठा के। अरे तुम हिस्ट्री देखो, क्या अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं आए थे इतनी कई सालों शताब्दी में पहले, है ना। अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रीस से थे। अरे वर्ल्ड मैप में देखना ग्रीस कहां पर है, ग्रीस से आ गए वो, है ना। मेगास्थेनीस आए थे आपके यहाँ पे, चाइना से काफी लोग आए यहाँ पे। जो बिहार में बुद्ध की भूमि पे नालंदा है ना, वह ज्यादातर चाइनीज और बुद्धिस्ट स्टूडेंट्स पढ़ते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में, जो जला दिया, महीनों तक आग जो मिला सब जला दिया। क्यों? क्योंकि हमको सब मिटाना है यहाँ पे, यही सोच के लोग आए थे, तो सब जला दिया उन्होंने। तो कहने का मतलब है सब आ जाते थे, वैस्को डा गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, जस्ट टू नेम अ फ्यू, टाइजेन, दीज पीपल वर नॉट फूल्स दैट दे केम टू इंडिया, मेनी ऑफ देम केम टू लर्न, मेनी ऑफ देम केम विद, कई लोग पता है ज्ञान हाथ जोड़कर भारत में आए, और कई लोग हाथ में तलवार लेकर के भारत में आए। तुम कितने हमले रोकोगे? चाइना से, है ना, ग्रीस से, मिडल ईस्ट से लोग आ रहे थे, यूरोप से काफी लोग आए। कौन नहीं आया तुम्हारे देश पे हमला करने और शोषण करने? एक दीवार कितनी भी मजबूत हो साहब, अगर हजारों साल हथौड़ा मारोगे तो कभी ना कभी दरार तो उस पर भी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? तो यही तो है इस चैप्टर में।
है ना, यही तो है, आपको समझने वाली बात है। तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं अक्सर, तो मैं उनको यही बताता हूँ, ठीक है, कि आप कमज़ोर नहीं थे, अब हार गए तो हार गए, लेकिन फिर भी आप यही सोचिए कि जो भी हुआ, जितना भी तुम्हें बर्बाद किया गया, यहाँ पे हमेशा यही कहा गया कि वैष्णो जन तो तैने एक ही जो पीर पराई जाने रे, कि भगवान के लोग उनको कह दो जो पीर, जो दूसरे की पीड़ा समझते हो, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान ना रखे, जो दूसरों के दुख में उपकार करे पर मन में अभिमान ना आने दे, है ना। तुम धर्म का कुछ करो नहीं, एक भजन, वैष्णो जन तो तैने एक ही जो पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे, मन अभिमान ना करे, यही तो है। तो समझो इस चीज को। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है, उन औरतों के दर्द को समझो, दर्द तुम्हें याद आएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप का आंसर लिखते वक्त। सेल्फ हेल्प ग्रुप refers to certain groups that people form on their own, like for instance 15-20 women come together and pooled 20 to 25 rupees every day, they gather their savings together, so in case of an emergency, if anyone needs some amount of money, he or she can withdraw from that pooled money, pooled यानी कि collected money। यही सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसी तरीके से साहब चलता है, ठीक है ना। मेंबर्स टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, उस ग्रुप से ही लोग ले लेते हैं, ठीक है। 25 रुपए से 100 रुपए तक लोग सेव करते हैं, है ना, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा सेल्फ हेल्प ग्रुप को डिटेल में लिखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का एम क्या है, द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू लेंड लोन एट लेस इंटरेस्ट रेट। अब ऐसा नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप पैसा लोगे तो इंटरेस्ट नहीं देना है, देना है, कम देना होता है। जैसे बैंक में 9%, बाहर 12% चल रहा है, बोलेंगे 6% दे दो, 5%, उससे कम क्या करेंगे, है ना। 100 रुपए ले रहे हो तो 105 तो दो। तो ये बात याद रखिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लेने पे उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट लगता है, पर काफी कम लगता है बाहर के मुकाबले, ठीक है। प्लस दी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात हो रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर बाय द वे ऑफ सैंक्शनिंग द ग्रुप, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देती है, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर्स फॉर रिलीजिंग मॉर्टगेज लैंड, फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स। There is also a group for repayment of loan in case of any non-repayment by the one member is followed by the other member. In case of any non-repayment by one member is followed by the other member of the organization, ठीक है। यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि देखो, इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी होता है। जैसे कि किसी को अगर मानो सिलाई की मशीन सिलाई करनी है, मशीन खरीदने के लिए 5,000 रुपये चाहिए, तो कहाँ से लेगा, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से ले लेगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो लोन मिलता है, माफ कीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो लोन मिलता है उससे कई औरतें जो हैं खुद एम्प्लॉय हो जाती हैं, कोई बिजनेस छोटा सही शुरू कर देती हैं, ठीक है। प्लस साथ ही साथ अगर मानो कभी ऐसा हुआ कि आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से पैसा लिया है लेकिन आप उसको वापस नहीं कर रहे, तो बाकी मेंबर्स जो है वो आपसे कह सकते हैं कि भैया आप जो है पैसा वापस कर दो। और आपको अगर थोड़ा ज़्यादा समय लगता है कि मतलब आपने 1 महीने के लिए लिया पर आज 2 महीने हैं, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऐसा नहीं होता कि नहीं, बैंक ने बोला नहीं 1 साल का पेपर था, 1 साल में पैसा देना ही पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप में लोग एक दूसरे को जानते हैं, तभी तो मिल करके 15-20 लोग साथ में आकर के पैसा जमा कर रहे हैं एक अकाउंट में, भरोसा करते हैं। तो कोई बोल देगा यार तुम तो जानते हो, मेरे पड़ोस में रहते हो, मेरे थोड़ा बेटा बीमार था तो मैं इस महीने नहीं दे पाऊंगा, अगले महीने, तो बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, हमें पता है वो मोनू बीमार था, तुम कर दो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। तो और कुछ बचा है क्या? 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, हाँ ये लास्ट टॉपिक है, देन वी विल बी समिंग अप। ऑलराइट, आपके बुक में 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं जहां पे क्रेडिट का जिक्र किया गया है कि किस तरीके से आप लोन जो है दे सकते हो। मतलब लोन, कर्जा एक सिचुएशन में अच्छा रोल प्ले कर रहा है, एक सिचुएशन में बुरा रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि क्या, जैसे कथा ये कहती है, आपकी टेक्स्ट बुक ये कहती है, स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, कि एक तरफ जो एक स्टूडेंट है, मतलब एक साहब एक जूता बनाने वाला है, मान लो सलीम, तो जूता बनाने वाला जो है उसकी छोटी सी दुकान है, वो जूते खुद बनाता है, हाथ से मटेरियल लाता है ना, खुद लेस वेस डाल के खुद जूते बनाता है हैंडमेड और बेचता है। एकदम से एक शहर का बड़ा व्यापारी उसके गांव में आता है, बोलते हैं यार तुम हाथ से जूते बनाते हो लेकिन तुम्हारे जूते बहुत अच्छे हैं, है ना। तो बहुत खुश होके उसको 2000 जूतों का ऑर्डर दे देता है कि मुझे 2000 जूते चाहिए और 3 महीने का मैं समय देता हूँ, 2000 जूते तुम मुझे बना के दो और एक जूते का इतना लोगे तो इतना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। तो अब सलीम क्या करता है, बोलता है साहब 2000 जूतों के 4000 रुपये होते हैं कुल मिला के, एग्जाम्पल है, तो 4000 में से आप एक काम कीजिए, मुझे 50% पैसे ही दे दीजिए क्योंकि मेरे को भी माल मटेरियल लाना है,
आप 50% पैसे दे दीजिए, बचे पैसे जब मैं पूरा ऑर्डर आपको दे दूंगा तो आप मुझे दे देना। तो ठीक है, सेठ भी 4,000 में से बोलता है ठीक है 2,000 रुपये रख, 3 महीने बाद आऊँगा, 2,000 जूते लूँगा और बचे 2,000 रुपये तब निपटा दूंगा। सेठ गया, अब उसने 2,000 रुपये लिए, पर 2,000 रुपये काफ़ी नहीं है क्योंकि उसको 2,000 जूते बनाने हैं, है ना। हर जूते के लिए उसको माल मटेरियल चाहिए, लेस चाहिए, है ना। प्लस वो अकेला अगर काम करेगा तो 3 महीने में 2,000 जूते, भाई 200 नहीं 2,000 जूते नहीं बना पाएगा। तो उसको कुछ लोग और कुछ अपने जैसे मजदूर हायर करने होंगे जो उसकी मदद कर पाएंगे, तभी वो टाइम पे ऑर्डर कंप्लीट कर पाएगा। तो वो क्या करता है, वो 2,000 रुपये उसने यहाँ से ले लिए, प्लस वो अपने गाँव के किसी सेठ के पास जाता है, बोलता है साहब मेरे को 4,000 रुपये की ज़रूरत है, या मुझे 1,000 रुपये कुछ आप मुझे कर्जा दे दो। वहाँ से कुछ कर्जा ले लेता है। उसके बाद अब उसके पास पैसे हो गए, कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से कर्जा लिया है उसने, प्लस अब क्या करता है वो पैसे मिला करके माल मटेरियल सब ले आता है 2,000 जूते बनाने के लिए, प्लस 3-4 मजदूरों को हायर कर लेता है 3 महीने के लिए और फिर ऑर्डर बना देता है 2,000 रुपये का। फिर जब 3 महीने बाद सेठ आते हैं तो उनको वो 2,000 जूते दे देता है, सेठ बचे पैसे दे देते हैं, उन बचे पैसों में से वो लोन चुका देता है और बाकी उसकी जेब में चले जाता है। तो इस केस में क्या हो गया कि उसका ऑर्डर पूरा हो गया, उसको अच्छा खासा मुनाफा हो गया। ये अच्छा केस है कि कर्जे ने अच्छा रोल प्ले किया। कर्जे की वजह से सलीम नाम का एक छोटा सा जूता व्यापारी इतना बड़ा ऑर्डर पूरा कर पाया और आगे वो और बड़े ऑर्डर लेगा और पैसा कमाएगा। एक केस ये है कि मानो सपना करके कोई गरीब किसान है, वो ना उसकी ज़मीन है लेकिन उसको खेती करनी है, तो खेती करने के लिए भी बीज चाहिए, खाद चाहिए, उसके लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसने गांव के किसी सेठ से मानो पैसे लिए कि साहब आप मुझे कुछ कर्जा दे दीजिए, है ना, जब फसल की कटाई होगी तो 6 महीने बाद मैं आपको फसल बेच करके पैसा दे दूंगी। तो सेठ ने किया, समझो दर्द और तकलीफ क्या होती है। सपना आई, स्वप्ना ने क्या किया कि मतलब उसने ग्राउंड नट, उसने मूंगफली, क्योंकि मार्केट में अच्छे रेट में बिक रही थी, मूंगफली का तेल भी अच्छे रेट में बिकता है, तो उसने क्या किया, उसने मूंगफली के बीज लगाए और मूंगफली की खेती की अपने बड़े से खेत पे। 2-2.5 महीने कुछ बीते ही थे ठीक से, एकदम से पता नहीं कहाँ से साहब कीड़े लग गए, है ना, अजीब से कीड़े लग गए, उसकी फसल को खाने लगे। और ये कीड़े इतने छोटे छोटे, कभी मिट्टी में छुप जाते हैं पौधे में, आप हाथ से, इतना बड़ा खेत है कहाँ कहाँ खोजोगे। सपना बहुत डर गई, वो सोचा क्या करूँ। उसने देसी नुस्खे अपनाए, कुछ नहीं चला। उसने और पैसे खर्चा करके महंगे से महंगा कीटनाशक ला करके पौधों पर छिड़का, उससे कुछ कीड़े मरे, पौधे भी खराब हो जाते हैं ज़्यादा कीटनाशक छिड़को तो, मतलब लेकिन कोई खास असर नहीं हुआ। उसके और पैसे कीटनाशक में खर्च हुए और अंत में जब फसल की कटाई हुई तो बहुत बहुत खराब उसकी फसल हुई, बहुत कम पैसे उसके मिले। अब उसकी परेशानी ये है कि वो कर्जा कैसे भरेगी, उसको कर्जा भरना है, उसका अपना परिवार है, तो मजबूरी में उसको अपने ज़मीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा कर्जा भरने। सो लुक, सी क्रेडिट प्लेस बोथ यू अंडरस्टैंड, कभी वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है, कभी वो नेगेटिव रोल प्ले करता है, दैट्स व्हाट द क्रेडिट डज। ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग मोर टू एक्सप्लेन। समटाइम्स द सिचुएशन बिकम्स वर्स बिकॉज ऑफ टेकिंग क्रेडिट, समटाइम्स द सिचुएशन इज गुड। एनीवे स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में। बाकी अगर मैं कुछ नहीं टच कर पाया तो ऑफकोर्स इसके ऊपर इन डेप्थ वीडियोज़ हैं, आप वो देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस सेशन को यहीं विराम करता हूँ। हो सकता है ज़रूरत से मैंने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज्ञान के साथ गुण भी सीख करके गए होंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।